हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी एजुकेशन। तो आज से प्राचीन भारत का इतिहास बुक बाय आर.एस. शर्मा की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही ज्ञात है, प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, यानी इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि हमारे लिए प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर एक समझ विकसित होगी कि हमें प्राचीन समय की कौन सी बुराइयों को त्यागना है और कौन सी अच्छाइयों को आगे साथ लेकर चलना है, जिससे कि हमारे देश का और विश्व का विकास हो सके। तो इस चैप्टर के अंदर हम मुख्यतः 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, भारत में किस तरह इतनी विविधता होने के बाद भी एकता है। नंबर 3, भारत के विभिन्न नाम जैसे भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि कैसे रखे गए। नंबर 4, भारत की विशेष सामाजिक व्यवस्था जिसके तहत समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। नंबर 5, वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता, यानी किस प्रकार हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर उस समय के वास्तविक स्वभाव को समझकर एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझेंगे और इन बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना कई कारणों से ज़रूरी है। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि भारत की प्राचीन संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और कैसे किया। हमें यह जानने को मिलता है कि उस समय में हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार खेती की शुरुआत की और किस प्रकार उन्होंने खाद्य सामग्री को संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित किया और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। यानी जैसे हम वर्तमान में पक्के घरों में रहते हैं, रोज़ नहाते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब मानव विकास की प्रक्रिया चल रही थी, तब वो लोग इन सब चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो लोग जहाँ जगह मिलती वहाँ रुक जाते, जो इनके आसपास उपलब्ध होता वे उसे खा लेते। तो आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, जो सभ्य इंसान आज हम हैं, वो सब चीज़ें हज़ारों लाखों सालों के समय अंतराल के साथ विकसित हुई हैं। आप खुद ही देख लीजिए अपने घरों में, जैसा लाइफस्टाइल आपके दादा दादी जी या आपके बड़ों के टाइम में था, वैसा आपके टाइम में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम रोज़ थोड़े थोड़े विकसित हो रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने से हमें यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार प्राचीन समय में लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया होगा और उन प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जीवन यापन के साधन जैसे हथियार, औजार, बर्तन आदि का निर्माण किया। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया, कैसे उन्होंने खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण की क्रियाओं की शुरुआत की, कैसे जंगलों को काटकर उन्होंने बड़ी बड़ी बस्तियां, गांव, शहर और इतने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी भारत में किस प्रकार विविधता में एकता है। विभिन्न जनजातीय समूह के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है। आर्य, ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हून और तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। उनकी संस्कृति आपस में इस प्रकार गुथी हुई है कि किसी एक की मौलिकता की पहचान भी स्पष्ट रूप से की जा सकती है। यानी विभिन्न जनजातियों जैसे आर्य, ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हून, तुर्क के लोग बाहर से भारत आए और भारत के मूल निवासियों के साथ मिक्सअप हो गए। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मेलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है। प्राचीन काल में उत्तर भारत की संस्कृति को आर्य अथवा वैदिक संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति को द्रविड़ और तमिल संस्कृति के नाम से जाना जाता था। ईसा पूर्व 1500 से 500 की वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई अन्य भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। यह शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार और अस्तित्व की ओर
इशारा करते हैं। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में भी पाली और संस्कृत भाषा के कई शब्द पाए गए हैं। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचार और अस्तित्व को दर्शाने वाली भाषा थी। पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने भी इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। पूर्वी प्रदेश में रहने वाले लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्यन भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा जैसे शब्द मूलतः मुंडा भाषा से लिए गए हैं। यानी उत्तर भारत में रचित वैदिक ग्रंथों में दक्षिण भारत की द्रविड़ और तमिल भाषाओं के शब्द मिले हैं और दक्षिण भारत के तमिल ग्रंथों जैसे संगम साहित्य में उत्तर भारत में प्रचलित पाली और संस्कृत भाषाओं के शब्द मिले हैं। पूर्वी प्रदेशों में प्रचलित मुंडा भाषा के शब्द भी इन ग्रंथों में मिलते हैं। अध्ययन के दौरान भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत में एक बड़े हिस्से में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ लिखा है कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक के सारे शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। उनके शिलालेख अन्य कई लिपियों और अन्य कई भाषाओं में भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाद में 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। एक अन्य मुख्य तथ्य यह भी है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किए गए। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में रही हो, लेकिन उसका सत्व समुच्चय भारत में लगभग एक ही जैसा रहा। यानी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और विचारों को प्रेजेंट चाहे किसी भी भाषा में किया हो, लेकिन उसका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट करके उन्हें हर जगह पढ़ा गया है। वर्तमान में भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई है। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से है और यह कई वर्षों के अंतराल में विकसित हुई है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्म संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषाएं, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हों, लेकिन उनके नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश इतनी विविधताओं के बावजूद भी अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। हमने जाना कि भारत में इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद यहाँ की एकता यानी यूनिटी की बात ही अलग है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी भारत के विभिन्न नाम। भारत के भौगोलिक परिदृश्य के भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। यानी लोगों ने अपनी छोटी छोटी कबीलों का नाम अपने हिसाब से रख लिया था, जैसे भरतजन, कुरुजन इत्यादि। बाद में पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यव्रत पड़ा। आर्यव्रत का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तट तक था। भारत का एक अन्य नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था, जिसकी चर्चा महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में है। भारतवर्ष नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत हेतु इस्तेमाल किया। भारतीय या भारतवासी जैसे शब्द गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। ऋग्वेद में भारत की व्याख्या जनजाति अथवा परिवार के रूप में मिलती है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का श्रेय ईरानियों को है। ईरानी सिंधु नदी किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। ईरानी भाषा में स की ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। शिलालेखों में हिंदू की चर्चा सिंधु नदी पर स्थित एक प्रादेशिक इकाई के रूप में हुई है। इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था, यानी एक एरिया से था। इसका संबंध ना तो किसी धर्म से था
और ना ही किसी समुदाय से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते हैं। वे इस भूमि को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनके सर्वत्र प्रशंसा की गई। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था, यानी ऐसे राजा जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपना अधिकार जमाया, उन्हें चक्रवर्ती कहा गया। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दूरंत दक्षिण को छोड़कर पूर्व भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर इंडिया रखा। फारसी और अरबी भाषा में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रखा। तो ये हमने डिस्कस किए भारत के अलग अलग नाम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत की विशेष सामाजिक व्यवस्था। उत्तर भारत में विकसित वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में फैली, जिसके तहत 4 मुख्य वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण जो बेसिकली टीचिंग और पूजा का काम करते थे, क्षत्रिय जो सुरक्षा का काम करते थे यानी राजा, सैनिक, वैश्य जो व्यापारी लोग थे, और शूद्र सबसे नीचे का दर्जा, इन्हें नौकर रखा जाता था। तो ये वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में फैली और इस वर्ण व्यवस्था ने ईसाई और मुसलमानों और अन्य समुदायों को भी प्रभावित किया और उन्होंने भी भारत की इस विशेष सामाजिक व्यवस्था को अपनाया। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट यानी वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता की। तो वर्तमान की समस्याओं के मद्देनज़र भारत के अतीत का अध्ययन और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं। वो भारत के गौरवशाली अतीत से इमोशनली इतना जुड़े हैं कि वो पुरानी सोसाइटी और कल्चर का वही सिस्टम फिर से स्थापित करना चाहते हैं, पर इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट समझदारी की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बराबरी करने के लिए वह उन्नति पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके के लोगों को, विशेषकर शूद्रों और अस्पृश्यों के साथ जिस तरह व्यवहार किया जाता था वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असहनीय था। यानी प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था जिसके तहत 4 वर्णों में समाज विभक्त था, उसमें निचले तबके के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये सब चीज़ें आज के मनुष्य के लिए असहनीय थी। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। यानी प्राचीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी और पुराने तौर तरीकों को अपनाने का मतलब होगा कि हम उस असमानता को, वैसी सोच को वापस पुनर्जीवित करेंगे और उन्हें बल देंगे। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्रकृति और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर एक उम्मीद जगा सकती है और भविष्य के लिए हमें संबल दे सकती है, लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा है। अतीत को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के टाइम के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद हैं। पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथा हमारी चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उसे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश जीवन की यही बुराइयां व्यक्ति और समूचे देश के विकास को बाधित करती हैं। अतीत की इन बुराइयों को जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता, भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता।
जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत के लोकतांत्रिक एकीकरण और विकास के लिए बाधक हैं। जातिगत भेदभाव के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और ये सामान्य मसलों पर भी एक होने में बाधा पहुंचाता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया है, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का भी यही सच है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन हमें इन बुराइयों को जड़ों से समझने में मदद करता है और जाति व्यवस्था, महिलाओं को नीचा दर्जा देने, धार्मिक अलगाव आदि को बढ़ावा देने वाले कारणों को उजागर करता है। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें अतीत के वास्तविक स्वभाव को समझने में मदद मिलती है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में समझ बनती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। तो इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहले कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सेकंड, भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी कैसे एकता है। थर्ड, भारत के विभिन्न नाम कैसे रखे गए। फोर्थ, हमने जाना कि भारत की विशेष सामाजिक व्यवस्था कैसी है। एंड लास्ट, हमने जाना वर्तमान के लिए अतीत के अध्ययन का महत्व क्यों है। होप आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। चलिए अब इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर कर लेते। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा में भारत के बड़े हिस्से में बोलचाल की भाषा का काम किया। ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए। ऑप्शन नंबर डी, फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्राट अशोक के शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो ये कथन असत्य है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक के शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे हैं, यानी अशोक के शिलालेख अन्य भाषाओं और अन्य लिपियों में भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, ऐसे राजा जिनके राज्य का प्रसार हिमालय से केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक होता था, और सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी ऐसे राजा जिनके राज्य का प्रसार हिमालय से केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक होता था, वह चक्रवर्ती राजा होते थे, और सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट विद MCQs। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब और फॉलो माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।